देखिए सर, इस लेक्चर में हम देखेंगे कॉची सीक्वेंस को। उससे पहले एक कन्वर्जेंट की थ्योरम बची हुई है, पहले उसको कर लेते हैं। ये थ्योरम क्या कह रही है, देखो XD1 और YD2 दो मीट्रिक स्पेस हैं। इससे पहले मैंने आपको प्रोडक्ट मीट्रिक स्पेस पढ़ा दिया है, तो ये उसी से रिलेटेड है। XD1 और YD2 कोई दो मीट्रिक स्पेस हैं, तो कोई भी सीक्वेंस XN, YN ये सीक्वेंस है, ठीक है। इन प्रोडक्ट मीट्रिक के अंदर ये सीक्वेंस है मीट्रिक स्पेस x क्रॉस y कन्वर्ज टू एक्स वाई। ये कन्वर्ज करेगी एक्स वाई पे, क्योंकि प्रोडक्ट मीट्रिक में पेयर में एलिमेंट होते हैं। कब करेगी? इफ़ एंड ओनली अगर एक्स एन एक्स पे कन्वर्ज करती हो और वाई एन जो है वाई पे कन्वर्ज करती हो। एक्स एन कन्वर्ज टू एक्स एंड वाई एन कन्वर्ज टू वाई। तो आप कह देंगे ये प्रोडक्ट मीट्रिक में ये सीक्वेंस जो है वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। आइए समझते हैं क्वेश्चन को, प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये नेसेसरी कंडीशन है इसकी, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन लेके चल रहा हूँ मैं। कंसीडर कर लेता हूँ लेट एक्स एन वाई एन कन्वर्ज टू एक्स एन वाई एन कन्वर्ज टू एक्स वाई। मान लेते हैं एक्स एन वाई एन एक्स वाई पे कन्वर्ज कर रही है, तो इसका मतलब देन, तो उस केस में देन फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, प्रत्येक एप्सिलॉन जो 0 से बड़ा है, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, डेफिनेशन क्या कहती है, डी, उस केस में डेफिनेशन क्या कहेगी कन्वर्जेंट की मीट्रिक में, प्रोडक्ट मीट्रिक में, डी स्टार ऑफ, प्रोडक्ट मीट्रिक में यही तो होगी, डी स्टार ऑफ एक्स एन वाई एन कॉमा, एक ही पॉइंट है और x y का जो गैप होगा वो एप्सिलॉन से छोटा होगा फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल देन m। यही तो हो जाएगी डेफिनेशन, प्रत्येक n ग्रेटर इक्वल देन m के लिए होगा ऐसा। जहाँ पे डी स्टार क्या है, वेयर डी स्टार इज प्रोडक्ट मीट्रिक, डी स्टार इज प्रोडक्ट मीट्रिक, डी स्टार इज प्रोडक्ट मीट्रिक कहाँ पे, ऑन x क्रॉस y, x क्रॉस y के अंदर डी स्टार जो है आपका प्रोडक्ट मीट्रिक है, ठीक है। नाउ maximum of D1 डी स्टार की डेफिनेशन से लिख रहा हूँ मैं, डी स्टार की डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको, एक्स एन एक्स D2 वाई एन वाई इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल देन m। ये क्या चीज़ होगी, वो हमने डी स्टार की डेफिनेशन रख दी। डी स्टार का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट मीट्रिक, और प्रोडक्ट मीट्रिक की हमने यहाँ पे क्या लिख दी, डेफिनेशन से ऐसा हो गया, ठीक है सर। इसका मतलब क्या होगा, इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इनका मैक्सिमम लेस देन एप्सिलॉन है। ये लाइन क्या कह रही है, देखो मैक्सिमम लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल देन m। इसका मतलब D1 ऑफ एक्स एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन होगा, एंड अगर इनका मैक्सिमम है तो ये भी तो होगा, वाई एन और वाई भी तो लेस देन एप्सिलॉन होगा सर, ठीक है। फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल देन m, फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल देन m। तो इसका मतलब एक्स एन जो है आपका कन्वर्ज करेगा x पे और वाई एन कन्वर्ज करेगा y पे, इस नंबर के बाद ही फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल देन m। देखो अब स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ देते हैं। देखो ये कहता है कि अगर एक्स वाई पे एक्स एन वाई एन कन्वर्ज करती है तो वो तभी होगा जब एक्स एन एक्स पे कन्वर्ज करेगा, वाई एन वाई पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है। ये नेसेसरी कंडीशन थी। अब मैं आता हूँ सर इसकी सफिशिएंट वाले पार्ट पे। अगर मैं इसकी सफिशिएंट कंडीशन को लिखता हूँ तो सफिशिएंट पार्ट में क्या लिखूँगा मैं, सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। सफिशिएंट कंडीशन में
कोफिशिएंट कंडीशन में आते हैं तो क्या, लेट, अब ये लाइन लेके चलूँगा मैं, लेट एक्स एन कन्वर्ज करती हो एक्स पे और वाई एन कन्वर्ज करती हो वाई पे। ठीक है, ये किस में है, ये y के अंदर होगा और ये किसके अंदर है, x के अंदर होगा। x मतलब x बिलोंग करेगा x में, y बिलोंग करेगा y में। कन्वर्जेंट की डेफिनेशन में साफ बताया था मैंने आपको। ठीक है, देन तो उस केस में देन फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m1 and m2 such that m1 and m2 such that d1 of xn x का मॉड लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल देन m1 and d2 of yn y का मॉड लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल देन m2। ऐसा होगा। अब क्या करते हैं हम, आपको मैंने पहली थ्योरम प्रूव कराते समय भी ये सारी कहानी समझाई थी। इसके बाद क्या लेते हैं, अगर एक कंडीशन n ग्रेटर, ये m1 और m2 के लिए ये वैलिड हो रहा है, तो हम क्या ले लेते हैं इसमें, ध्यान से देखिएगा बात को। तो हम एक नंबर ले लेते हैं m बराबर मैक्सिमम ऑफ m1 m2। इस नंबर के बाद इन दोनों में जो मैक्सिमम है, तो ये जो कंडीशन होगी दोनों के लिए वैलिड हो जाएगी। फिर तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस केस से हम क्या कह पाएंगे, अगर m मैक्सिमम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि d1 ऑफ xn x लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल देन m एंड d2 ऑफ yn y लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल देन m। अब ये दोनों के लिए कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। अगर ऐसा है तो इसका मतलब मैक्सिमम ऑफ d1 xn x d2 yn y। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल देन m। ऐसा होगा। तो इसी चीज़ को ही तो आप डी स्टार कहते हैं शायद। तो इसी का मतलब तो डी स्टार ऑफ क्या हो जाएगा, सीक्वेंस xn yn और x y के बीच का गैप जो होगा लेस देन एप्सिलॉन होगा, मतलब उनका डिफरेंस फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल देन m। अगर ऐसा हो गया तो यही तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन थी सर, यही वाली। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपका xn yn जो है कन्वर्ज करेगी x y पे प्रोडक्ट मैट्रिक्स में। ठीक है, ये थ्योरम हमारी थी, ये प्रूव कर दी हमने। ठीक है, तो अब आते हैं सर कॉची सीक्वेंस पे। ठीक, इसके बाद हम आते हैं यहाँ से कॉची सीक्वेंस किसे कहते हैं। हमने कन्वर्जेंट के लिए पढ़ा था कि एक सीक्वेंस का nth टर्म और सीक्वेंस के टर्म के बीच का गैप बहुत छोटा हो। तो कॉची में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कॉची सीक्वेंस में क्या हो जाएगा कि सीक्वेंस के किन्हीं दो टर्म के बीच का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन आ जाता हो। सीक्वेंस के किन्हीं दो टर्म के बीच का डिफरेंस जो है, अगर वो लेस देन एप्सिलॉन मुझे मिल जाता हो एक नेचुरल नंबर के बाद, और प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए अगर ऐसा हो जाता हो, तो मैं कह दूंगा मेरी सीक्वेंस जो है वो कॉची सीक्वेंस है। उस केस में क्या कह दूंगा मैं, सीक्वेंस जो है कॉची सीक्वेंस है। मतलब क्या है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, देखिएगा कॉची सीक्वेंस के बारे में। कॉची सीक्वेंस कहते किसे हैं, फिर इनकी थ्योरम्स को करेंगे हम। देखिए सर, कॉची सीक्वेंस की पहले डेफिनेशन समझते हैं। कॉची सीक्वेंस कहते किसे हैं। ठीक है, बात कर रहे हैं हम कॉची सीक्वेंस की। तो कॉची सीक्वेंस है क्या, आइए समझते हैं इसको। कॉची सीक्वेंस क्या होगी। ठीक है सर, कॉची सीक्वेंस की बात करूं, इस सीक्वेंस, डेफिनेशन ही लिख रहा हूं, इस सीक्वेंस xn, कोई भी सीक्वेंस xn है, इन कहाँ पे, इन मीट्रिक स्पेस xd।
मीट्रिक स्पेस XD के अंदर इज कॉल्ड कॉची सीक्वेंस, इज कॉल्ड कॉची सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस इज कॉल्ड कॉची सीक्वेंस कब? इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a positive integer p, there exists a positive integer p such that क्या होगा सर? देखो d of xn xm, या मैं xm xn को एक साथ लिख सकता हूँ, इसको आगे इसको पीछे तो लिख सकता हूँ, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी तो होती है फॉर ऑल m ग्रेटर इक्वल देन p और n ग्रेटर इक्वल देन p। अगर ऐसा हो जाता हो, देखिए कन्वर्जेंट और कॉची में अंतर यही है, कन्वर्जेंट में हमने एक xn लिया था और एक पॉइंट x लिया था। अब यहाँ पे हमने कहा कि ये xn और xm जो दो सीक्वेंस ही हैं, सीक्वेंस के टर्म हैं, nth टर्म और mth टर्म, ठीक है। तो उस केस में आप कह दोगे ये सीक्वेंस जो है कॉची सीक्वेंस है, या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, d ऑफ एक ही लाइन में अगर लिखूँ xn xm लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल देन m, ये भी एक ही चीज़ है, यही तो है। वहाँ दो पॉइंट, एक xn था, nth टर्म था, एक x था, यहाँ पे देखो एक nth टर्म है, एक mth टर्म है, उनके बीच का गैप लेस देन एप्सिलॉन आता हो तो उस सीक्वेंस को आप क्या कह देंगे? कॉची सीक्वेंस कह देंगे। अब मैं पहले इसके एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मीट्रिक स्पेस में, इसके एग्जांपल, फिर जाके आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। देखिए मान लेते हैं x कोई हमारे पास इंटरवल, वो मीट्रिक स्पेस है, ये यहाँ पे क्लोज्ड है, यहाँ पे ओपन है, ठीक है। ये आपके पास क्या है? मीट्रिक स्पेस है, x बराबर 1 पे क्लोज्ड है और 0 पे ओपन है, एंड इसके अंदर d जो डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन कर रखा है d ऑफ x y, वो डिफाइन कर रखा है मॉड ऑफ x माइनस वाई। ये क्या डिफाइन कर रखा है? मॉड ऑफ x माइनस वाई फॉर ऑल x y जो हैं मेंबर हैं किसके? कैपिटल X के, ठीक है। तो हमें शो करना है इसके अंदर कोई सीक्वेंस ले लो आप, डिस्टेंस को तो ऐसे लोगे, डिस्टेंस मतलब रियल नंबर पर पॉइंट देगा, ये कोई सीक्वेंस आपने ली, इसको दिखाना है कॉची सीक्वेंस है। तो उसके लिए हमने क्या करें, जबकि ये देखो बड़ी इंटरेस्ट, यही एग्जांपल मैंने क्यों लिया, इस दिए गए मीट्रिक पे ये जो दी गई सीक्वेंस थी ना सर, अभी हमने इससे पहले लेक्चर में, अभी नहीं किया था, इससे पहले लेक्चर में हमने क्या किया था, ये प्रूव किया था, इससे पहले लेक्चर में हमने प्रूव किया था कि ये जो सीक्वेंस है, ये वाली सीक्वेंस इस मीट्रिक स्पेस में कन्वर्जेंट नहीं होती। तो यहाँ से हम ये कह पाएंगे कॉची सीक्वेंस, अगर कोई सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है तो मीट्रिक स्पेस में ज़रूरी नहीं कि वो कन्वर्जेंट हो, उसका एग्जाम्पल यही है, ठीक है। अभी अगली थ्योरम में भी इस एग्जाम्पल का मैं यूज़ करके इसको प्रूव करूँगा। अब बहरहाल मुझे इसको यहाँ पे क्या दिखाना है, ये कॉची है करके प्रूव करना है, दी गई सीक्वेंस को मुझे कॉची प्रूव करना है। उसके लिए हमने कहा लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, ये नंबर आपका बी गिवन, एंड p कोई पॉजिटिव इंटीजर है, p भी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, सच दैट, कैसा पॉजिटिव इंटीजर है, p जो है 2/एप्सिलॉन से बड़ा है, मतलब p पॉजिटिव इंटीजर ऐसा जो ये जो नंबर आएगा इससे बड़ा है, कोई भी ले लो, 2/एप्सिलॉन, 10/एप्सिलॉन, कुछ भी ले लो आप। 2/एप्सिलॉन लेने का रीज़न ये रहा ना, 1/n 1/m लिखूंगा तो 2 बार आ जाएगा इसलिए। तो अब आप देखो 1/m माइनस 1/n का मॉड क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1/m, मॉडुलस की प्रॉपर्टी से इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/n, और ये लेस देन, यहाँ से देखो लेस देन एप्सिलॉन/2, लेस देन एप्सिलॉन/2, क्योंकि ये जो है आपके पास ये सीक्वेंस के लिए ये क्या आएगा, मॉड ऑफ लेस देन एप्सिलॉन/2, ये कंडीशन होगी, क्योंकि आपके पास ऊपर देखिए 1/n की वैल्यू निकालोगे आप, तो 1/n आपने एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कहा, 1/n क्या हो जाएगा, इसके लिए p की वैल्यू हमने ये ले रखी है, p की वैल्यू क्या ले रखी है, 2/एप्सिलॉन, तो 1 करेंगे तो एप्सिलॉन/2 आ जाएगा, प्लस n के लिए एप्सिलॉन/2 अगेन, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी सर, एप्सिलॉन आ जाएगी, एप्सिलॉन फॉर ऑल m
ग्रेटर इक्वल देन पी कॉमा एन ग्रेटर इक्वल देन पी, क्योंकि हम पी को पहले ही फिक्स कर चुके थे, पी को क्या कर चुके थे, हम फिक्स कर चुके थे सर। तो इससे होगा क्या, अब आप देखिए आपको क्या मिला कि ए एन और ए, यहाँ से यही तो मिल रहा है, ए एम और ए एन का गैप लेस देन एप्सिलॉन आ गया फॉर ऑल एम ग्रेटर इक्वल देन पी कॉमा एन ग्रेटर इक्वल देन पी। तो ये कॉची सीक्वेंस हुई नहीं हुई, लेकिन ये सीक्वेंस जो थी हमारे पास, क्योंकि यही क्यों किया, डिफरेंस ये दे रखा है ना, दो पॉइंट्स को जब आप डिफरेंस लोगे तो ऐसा लोगे, पॉइंट की कंडीशन इस तरीके से लोगे। तो एप्सिलॉन हमने पॉजिटिव नंबर लिया था, तो इस तरीके से ये वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगी, क्योंकि पी ग्रेटर देन 2 अपॉन एप्सिलॉन, तो 1 अपॉन पी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा ना। पी भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, उस पॉजिटिव इंटीजर की ये भी पॉजिटिव इंटीजर है एम और एन, तो यहाँ से आपने वैल्यू निकाली तो ये मिल गया। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है कॉची तो है, लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे 1/n की वैल्यू निकालोगे 0 आएगा, और 0 x में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो दिस इज़ नॉट कन्वर्जेंट। तो आपने एक सीक्वेंस ऐसी देख ली जो आपके पास कॉची तो है, कन्वर्जेंट नहीं है। अब अगला एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ, तो अगला एग्जाम्पल यही मैं सीक्वेंस ले लेता हूँ 1/n, किस में x बराबर मीट्रिक स्पेस ले लेता हूँ क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, तो ये कन्वर्जेंट भी हो जाएगी और कॉची तो होगी ये कॉची सीक्वेंस विच इज़ कन्वर्जेंट ऑल्सो। इसी प्रकार एक सीक्वेंस 1/n² ले लेता हूँ और मीट्रिक स्पेस x को क्या ले लेता हूँ, यही 0 to 1 ले लेता हूँ। अगेन दिस इज कॉची सीक्वेंस एंड कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कॉची एंड कन्वर्जेंट, लेकिन ये वाली ना तो कन्वर्जेंट है ना कॉची है, नॉट कॉची सीक्वेंस इन आर, ये कॉची सीक्वेंस है नहीं। इसी प्रकार -1 की पावर n ऑसिलेटरी आ जाएगी, ये सीक्वेंस भी आपकी कॉची नहीं होगी, कॉची नहीं होगी। ठीक हो गया। तो अब आते हैं हम कॉची सीक्वेंस की थ्योरम पे। ठीक है, थ्योरम, पहली थ्योरम क्या कर रही है, सो दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस एक्स डी इज कॉची, हर कन्वर्जेंट कॉची होगी, हर कन्वर्जेंट कॉची होगी। ठीक है, अगर एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस इज कॉची, कन्वर्जेंट, हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो कॉची होगी एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस कॉची। क्या कन्वर्ज भी ट्रू है कि कॉची हो कन्वर्जेंट भी हो? कन्वर्ज इसका ट्रू नहीं है। अभी तो एग्जाम्पल मैंने ऊपर बताया आपको, कॉची थी वो लेकिन कन्वर्जेंट नहीं थी। अब यहाँ पे कह रहा है हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस मीट्रिक स्पेस में कॉची होगी, ये हमें प्रूव करना है। इसका मैंने ये सफिशिएंट पार्ट बताना नहीं है आपको, सफिशिएंट को ऊपर मैं करा चुका हूँ आपको। सफिशिएंट पार्ट के लिए अभी ऊपर करा तो था हमने, सफिशिएंट पार्ट ही तो करा था, नेसेसरी पार्ट को हम इसका करते हैं। लेट कंसीडर कर लेते हैं कि एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है एक्स पे, ठीक है, एक्स एन कन्वर्ज टू एक्स, देन तो उस केस में देन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a positive integer, there exists a positive integer, there exists a positive integer, there exists a positive integer m, there exists a positive integer m such that कैसा कि d of x n comma x less than epsilon by 2 फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल देन m। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। हमने क्या कहा, एक्स एन एक्स पे कन्वर्ज कर रही है, तो इसका मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर m के लिए ऐसा होगा, डेफिनेशन ही कहती है कन्वर्जेंट की। यदि हम ये क्या कह रहा था, सो दैट कन्वर्जेंट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस एक्स डी इज कॉची सीक्वेंस, कन्वर्जेंट है मुझे पता है। यदि n बराबर m ले लिया जाए तो ये डेफिनेशन ये भी हो जाएगी कि एक्स एम और x के बीच का गैप ये भी एप्सिलॉन बाई 2 होगा फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल देन m ग्रेटर इक्वल देन n लिख दो यहाँ पे, ठीक है ना, इक्वेशन 2। ठीक है, ये भी होगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, मैंने n बराबर m ले लिया कहने का मतलब। अब ट्राइंगल इनइक्वलिटी, बाय ट्राइंगल इनइक्वलिटी मीट्रिक स्पेस में आप ट्राइंगल इनइक्वलिटी यूज़ कर सकते हैं। बाय ट्राइंगल इनइक्वलिटी क्या होगा, बाय ट्राइंगल इनइक्वलिटी क्या लिख सकता हूँ मैं, ट्राइंगल इनइक्वलिटी, ट्राइंगल इनइक्वलिटी क्या कहती है कि d ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स एम का
जो वैल्यू होगा लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स प्लस डी ऑफ वाई एन कॉमा सॉरी वाई एन क्यों दूसरा हमने क्या ले रखा है एक्स कॉमा एक्स एन, ठीक है, एक्स कॉमा एक्स एन। तो ये क्या दे रखा है लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, ऊपर वाली कंडीशन से देखो ये भी एप्सिलॉन बाई टू बराबर एप्सिलॉन। तो इसका मतलब क्या मिल गया, डी एक्स एन कॉमा एक्स एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल देन एम, फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल देन एम, दैट्स वाई वी से दैट दिस सीक्वेंस इज ए कॉसी सीक्वेंस। ये क्या मिल गई मुझे, कॉसी सीक्वेंस मिल गई। क्या थी, कन्वर्जेंट लेके चले थे हम और हमने क्या प्रूव कर दिया, इसको कॉची प्रूव कर दिया। यही मुझे प्रूव करना था, यही क्या था, प्रूव करना था कि हर कन्वर्ट, लेकिन इसका कन्वर्ज ट्रू नहीं है। कन्वर्ज क्यों ट्रू नहीं है, देखो अगर आप कहें मेरे से कि कन्वर्ज ट्रू नहीं है, क्यों कह रहे हो, ये एग्जाम्पल है, देखो उसके लिए आप ये एग्जाम्पल दे देंगे कि कन्वर्ज इसलिए ट्रू नहीं है कि ये आपके पास कॉसी तो थी लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि जिस पे कन्वर्ज कर रही है वो एक्स का पॉइंट होना चाहिए था लेकिन नहीं है यहाँ, ठीक है सर, तो ये इसलिए नहीं। अब अगली थ्योरम देखो, ये थ्योरम क्या कहती है, एक्स एन कोई सीक्वेंस है, ध्यान से सुनिएगा, एक्स एन बी ए कॉसी सीक्वेंस, सीक्वेंस ही नहीं ये कैसी सीक्वेंस है, कॉसी सीक्वेंस है। लेट एक्स एन बी ए कॉसी सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस एक्स डी इफ एक्स एन हैज़ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस कन्वर्ज टू एक्स। यदि एक्स एन के पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस जो एक्स पे कन्वर्ज करती हो तो उस केस में एक्स एन भी कन्वर्ज करेगी एक्स पे, उस केस में एक्स भी जो है एक्स एन भी कन्वर्ज करेगी एक्स पे। क्लियर होगी बात, तो करते हैं इसको प्रूफ। देखो इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं हम, ध्यान से देखिएगा। सिंस जो दिया है इसने एक्स एन इज कॉसी सीक्वेंस, एक्स एन इज कॉसी सीक्वेंस, देन for each epsilon greater than 0 there exists a positive integer p belongs to z plus such that positive integer p such that क्या होगा, d of xm और xn जो होगा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा फॉर ऑल m ग्रेटर इक्वल देन p कॉमा n ग्रेटर इक्वल देन p। इक्वेशन 1, ये कॉसी की डेफिनेशन लगाई। अब हमने कहा लेट एक सीक्वेंस एक्स एन के ले लेता हूँ मैं, इसको सब सीक्वेंस को ऐसे नोट करते हैं, बी सब सीक्वेंस ऑफ एक्स एन, ये किसकी सब सीक्वेंस है, एक्स एन की सब सीक्वेंस है सर, सच दैट ये एक्स एन के जो है कन्वर्ज कर रही है एक्स पे जो कि इसने दिया है हमें, ठीक है, एक्स की कोई सब सीक्वेंस है ये जो कि सब सीक्वेंस ऑफ एक्स एन की सब सीक्वेंस है जो कन्वर्ज कर रही किस पे, एक्स पे कन्वर्ज कर रही है, ऐसा बोला है उसने, ठीक है। तो अब इतना तो जो बोला था वही हमने लिखा, ठीक है, एक्स पे कन्वर्ज कर रही, तो इसका मतलब क्या होगा सर, ये कन्वर्ज कर रही है एक्स पे, मतलब एक्स एन के और एक्स के बीच का जो गैप होगा लेस देन ये भी एप्सिलॉन बाई 2 होगा फॉर ऑल के ग्रेटर इक्वल देन क्यू लिख लेता हूँ, यहाँ पे कोई नया नंबर पॉजिटिव इंटीजर लिख देता हूँ, वेर क्यू बी ए पॉजिटिव इंटीजर। वहाँ जैसे हम एम लिख रहे थे ना, यहाँ पे क्यू लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होगा ही होगा। तो सर ये हो गया, हमने कहा बाय डेफिनेशन। नाउ लेट कंसीडर कर लेते हैं एक नया पॉजिटिव इंटीजर आर जो मैक्सिमम ऑफ क्या है, पी कॉमा, पहले हमने क्या ले रखा था, पी लिया था, मैक्सिमम ऑफ पी कॉमा क्यू है, दूसरी बार क्यू ले रखा है, पहले पी ले रखा है दूसरी बार क्यू ले रखा है। तो इसका मतलब ये दोनों की दोनों कंडीशन अब वैलिड हो जाएंगी। तो इसका मतलब डी ऑफ एक्स, उस केस में डी ऑफ ये वाली लाइन को एक्स एन के में मैं क्या लिख सकता हूँ, डी ऑफ एक्स एन के कॉमा एक्स जो होगा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, फॉर ऑल के की जगह पे आर भी लिख सकते हैं ना, आर भी लिख सकते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि ट्राइंगल इनइक्वालिटी का यूज़ करूँगा मैं, ठीक है, और एंड और जो इक्वेशन 1 का यूज़ करें तो वहाँ क्या आ जाएगा,
डी ऑफ एक्स एन आर कॉमा एक्स एन भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा। किस नंबर के बाद, किस नंबर के बाद, एन आर, जहाँ पे जो है एन आर है, एन आर जो है ग्रेटर इक्वल देन आर ग्रेटर इक्वल देन पी, ऐसा होगा सर। ठीक है, बस ख़त्म कहानी। अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी का यूज़ कर दो। ये दोनों कंडीशन को मैंने किस में ऊपर इम्पोज कर दिया। तो अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी का यूज़ करें तो बाय ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी डी ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स एन आर प्लस डी ऑफ एक्स एन आर कॉमा एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे दोनों एक्स एन और एक्स एन आर लिख दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 यहाँ से, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस एप्सिलॉन बाई 2 कहाँ से, यहाँ से। फॉर ऑल, अब नेचुरल नंबर एक ही हो गया, एन ग्रेटर इक्वल देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी, सबके लिए वैलिड हो गए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, डी ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन आ गया फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल देन पी। और यही मुझसे क्या कह देगा कि ये सीक्वेंस क्या होगी सर, कन्वर्जेंट होगी। यही तो प्रूव करना था। एक्स एन जो है कन्वर्ज करेगी एक्स पे, सब सीक्वेंस एक्स पे कन्वर्ज करती है, तो वो बड़ी वाली जो जिससे वो सब सीक्वेंस बनी है वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी उसी पॉइंट एक्स पे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कॉची सीक्वेंस के बारे में पढ़ा। ये मीट्रिक स्पेस में कुछ चीज़ें हमने और पढ़ ली, मीट्रिक स्पेस की कहानी। ठीक है।